हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। आज हम शुरू करने जा रहे सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ये जो चैप्टर है हमारा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल वगैरह बचेंगे, वो आपको मैं लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके सोल्व कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ प्रदीप सोनी और आपका और हम सबका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर सॉलिड स्टेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाए। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो रेडियस आई थी हमारे पास वो कितनी आई थी, 0.414 आर है। और जो टेट्राहेड्रल थी, टेट्राहेड्रल वॉइड था, उसकी जो रेडियस आई थी वो आई थी 0.225 आर आई थी हमारे पास। और साथ में एक की पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, वो ये पढ़ा था जो टेट्राहेड्रल है, क्या है, टेट्राहेड्रल है वो डबल होता है ऑक्टाहेड्रल का। क्या होता है, टेट्राहेड्रल जो है वो डबल होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। उसके बाद एक तो पॉइंट ये पढ़ा था हमने, दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास भी, जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड थे वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम, ये इसके इक्वल था। भी जो जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे हमारे पास, वो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट जितने भी होंगे हमारे एटम नहीं, पैकिंग के अंदर, किसी भी क्लोज पैकिंग के अंदर, क्लोज पैकिंग के अंदर। तो हमने ये की पॉइंट, अब ये की पॉइंट दोबारा से मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी जो न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड हम करने वाले हैं उनमें बहुत ज्यादा ये यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट एक बार नोट कर लीजिए जिन्होंने नोट नहीं कर रखे थे, उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। वैसे क्वेश्चंस आपकी बुक में भी होंगे काफी सारे, तो फिर भी एक तो कोशिश करेंगे हम यहाँ लगाने की। हमने लिया एक एन एलिमेंट, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं साथ के साथ, एन एलिमेंट ऑफ एटम, यानी कोई एक एटम है उसका एलिमेंट है बी, फ्रॉम HCP लैटिस, यानी कि HCP लैटिस का मतलब क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लैटिस में से है ये। Those of एलिमेंट, जो एलिमेंट जो है ये एलिमेंट ए, जो बी एलिमेंट था वो HCP में था हमारे पास, और जो एलिमेंट ए था हमारे पास एन ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ, जो हमारे पास देखिए एलिमेंट कोई एक एटम था उसके अंदर एलिमेंट बी था हमारे पास, और उसमें जो ए एलिमेंट था हमारे पास वो 2/3 था। क्या था, 2/3 था किसका, टेट्राहेड्रल का। किसका था, टेट्राहेड्रल का, यानी कि बी जो एटम था वो HCP के अंदर लैटिस के अंदर था। ठीक है, और जो दूसरा एलिमेंट जो हमारे पास था वो ए एलिमेंट, वो क्या था, 2/3 था किसका, टेट्राहेड्रल का। किसका था, टेट्राहेड्रल वॉइड का। अब ये कहेगा टेट्राहेड्रल वॉइड का था ये। अब ये क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें, वो क्वेश्चन कहेगा व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, व्हाट इज, या सिंपल कहते हैं व्हाट्स इट्स फॉर्मूला। भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक आ रहा होगा भी, एक बी है और एक क्या है, एलिमेंट हमारे पास ए है ना। तो बी जो है वो HCP में है और ए जो है वो 2/3 है किसका, टेट्राहेड्रल वॉइड का। हम एक बार लेट अस सपोज करके चलते हैं। सपोज आप खुद से करना चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, पॉज कर लीजिए वीडियो को और खुद से सोल्व करके देखिए, फिर मिलाइएगा आंसर सही है या नहीं है आपका। सपोज हम कर लेते हैं बी जो एलिमेंट है इन HCP वो है हमारे पास n, कितने हैं, n। अब ये n क्यों लिखा, क्योंकि देखिए 2/3 में ये किसमें था, टेट्राहेड्रल में, तो जाहिर सी बात है ये किसमें होगा,
ऑक्टाहेड्रल में होगा। और ऑक्टाहेड्रल में हम जानते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, ये अभी लिखवाया था हमने। तो हमने सपोज करके चला भी जो B इन HCP कॉम्प्लेक्स के अंदर था उसको हमने मान लिया n, क्या मान लिया, n मान लिया। बोलो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। और दूसरी बात हम जानते हैं, अगर मान लो B n है, B क्या है, n है, B क्या है, n है, तो अगर मान लो A एलिमेंट का है, टेट्राहेड्रल में है, तो A एलिमेंट जो है इज present in tetrahedral, and we know that tetrahedral is 2 multiply octahedral, है ना, जानते हैं हम ये बात। तो इससे देखिए हमारे पास ये कितना था, n था, तो A एलिमेंट कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू 2n। क्यों हुआ 2n, क्योंकि B HCP में था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में था, A टेट्राहेड्रल पे, तो B किस में है, ऑक्टाहेड्रल में, उसको हमने क्या माना, n माना। तो इसको n मान रहे, तो सीधी सी बात है A जो है वो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। और हमने पढ़ा भी था जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। क्या होता है, 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। बोलो क्लियर है इतना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। यहां तक समझ में आया बिल्कुल अच्छे से, ये नीचे वाला रफ कर रहा हूं मैं। तो देखिए यहां से हमने क्या किया, हमने मान लिया B तो पता लग गया हमें, A और A क्या पता लगा हमें, A क्या है, 2n है, A क्या है, 2n है हमारे पास। बोलो क्लियर है। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, A जो हमने 2n मान सपोज करके चला है। तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हमने क्या क्या मिला हुआ है यहाँ, B जो A है वो 2/3 है, A इज 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो 2/3, तो 2/3 मल्टीप्लाई में 2n इज इक्वल टू 4n/3। बोलो क्लियर है, क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। तो चलिए अब क्वेश्चन भी सोल्व हो गया हमारे पास। A हमारे पास क्या आया, यहां से अगर मैं रेशियो बनाऊं A रेशियो B, तो A हमारे पास क्या आया है 4n/3 और B क्या आया है n। तो यानी कि अगर मैं कहूं तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, A4 B3 बन गया। बोलो क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन में क्या कहा, कोई एक एटम है उसमें एक B एलिमेंट और एक A एलिमेंट है। B जो है वो HCP लैटिस में है और A जो है वो 2/3 है, टेट्राहेड्रल है वॉइड का। तो हमने क्या किया, सपोज हमने मान लिया B जो HCP के अंदर है उसको n मान लिया, तो उसको n माना, तो हम जानते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो क्या होता है, डबल होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। तो हमने डबल ये लिख दिया एक बार यहाँ। फिर क्या लिखा, A जो है वो कहां प्रेजेंट है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2/3 हो गया इसका, 4n/3 आ गया हमारे पास। अब सिंपल क्या किया, हमने रेशियो बना लिया। यहाँ रेशियो बनाने के बाद A रेशियो B आया, 4n/3 हो गया, और n रेशियो n क्या था, B का था, और 4n/3 किसका था, A का था। हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हो गया, क्या आया, ये यहां कर दिया हमने, ठीक है, A4B3 आया हमारे पास। बोलो क्लियर है, क्लियर है, रफ कर दो इसको। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होंगे जो आपके मतलब कुछ सेकंड में हो जाएंगे। बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए किस तरीके से हमें क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। तो चलिए इसी में एक कंसेप्ट आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर का, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये कुछ नहीं होता। इसको समझने के लिए सिंपल दिमाग में क्या लिखो, भी जितने भी नाइबर एटम है, नाइबरिंग एटम्स, उनको ही क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन। हम लोग या क्या बोल सकते हैं, दी अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन प्रेजेंट surrounding and each ion is called
कोऑर्डिनेशन नंबर। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, नाइबरिंग एटम या कोई भी आयन उसके अब साथ में जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयन उसके साथ साथ हैं वो उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। जैसे मान लो मैं कोई ए बॉडी बनाता हूं और इसके बाहर मैंने लगा दिया 1 2 3 4, तो इसके नाइबरिंग ए के नाइबरिंग एटम कितने हैं, 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी के ऊपर हमारा एक कंसेप्ट आता है रेडियस रेशियो रूल। क्या आता है, रेडियस रेशियो, ये नोट कर लिया होगा, हेडिंग डाल लीजिए हम, रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें कोई भी आइटम दे देगा उसकी रेडियस से हमें कोऑर्डिनेशन नंबर और किस टाइप का अरेंजमेंट है उसका वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। रेडियस रेशियो रूल, तो रेडियस रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, रेडियस ऑफ कैटायन बाय में रेडियस ऑफ एनायन, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। बोलो क्लियर है, रेडियस रेशियो किस तरीके से निकालेंगे, रेडियस रेशियो कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस, इस तरीके से हम निकालेंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दे उस तरीके से, जो कैटायन होगा उसकी ऊपर रख देंगे रेडियस, जो एनायन होगा उसकी नीचे रख देंगे, जो रेशियो आएगी उसके अनुसार। अब एक टेबल बनवाऊंगा आपको, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए फटाफट, उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं। इसी के टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, रफ कर दो इसको। तो देखिए, तो हेडिंग डाल लीजिए पहले, कॉलम बना लीजिए रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर या अरेंजमेंट किसकी, उसकी यानी कि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट उसकी, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट और फिर उसका एग्जाम्पल, ठीक है। कर लिया, कर लिया। तो चलिए देखिए रेडियस रेशियो, अब रेडियस रेशियो जो हमें लिखनी है, ये रेशियो हमें कौन निकाल के देगा, वो फॉर्मूला निकाल के देगा। जो फॉर्मूला क्या था हमारा, आर पॉजिटिव बाय में आर नेगेटिव, यानी कि इससे हमें एक रेशियो निकल के आएगी। वो रेशियो क्या होगी, अगर हमारी रेशियो आती है फर्स्ट 0.155 से लेकर 0.225 तक, कहां से कहां तक, 0.155 से लेकर 0.225 तक, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो होगा 3। क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा उसका, 3 होगा। और शेप कैसी होगी, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसी होगी उसकी, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। एग्जाम्पल हम बाद में लिख लेंगे। बोलो क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। उसके बाद अगर रेशियो, अब ये वाली रेशियो उठा लो, दूसरी 0.225 से लेकर 0.414 तक आ जाए, 0.225 से लेकर 0.414 तक आ जाए, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। कितना होगा, 4। और शेप होगी, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगी उसकी टेट्राहेड्रल। क्या होगी, टेट्राहेड्रल। उसके बाद थर्ड, अब इसको उठा लीजिए, 0.414 से लेकर, हमने पहले क्या देखा, 0.155 से लेकर 0.225 तक, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा उसका 3 होगा। शेप अरेंजमेंट कौन सी होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। उसके बाद 0.225 से लेकर 0.414 से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा हमारा 4। ये याद करनी पड़ेगी आपको। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। उसके बाद 0.414 से लेकर 0.732 तक हो, 0.732 तक हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। ये याद आया होगा, 6 ऑक्टाहेड्रल होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। बोलो क्लियर है इतनी। अगर आ जाए फोर्थ 0.732 से 1 तक, 0.732 से 1 तक आ जाए, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8 और वो बॉडी हो जाएगी बॉडी सेंटर टाइप।
ठीक है, किस टाइप की हो जाएगी, बॉडी सेंटर्ड टाइप हो जाएगी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप हो जाएगी। बोलो क्लियर है। अब ये रेडियस रेशियो हमें निकालनी पड़ेगी, कैटायन बाय में एनायन जो रेडियस हमें दी होगी उससे निकालेंगे। अगर उसकी रेशियो आती है 0.155 से लेकर 0.225 तक, तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो होगा 3, और जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगी वो कौन सी होगी, ट्रायंगुलर प्लेन। अगर आ जाए 0.225 से 0.414 तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास होगा 4, और अगर आ जाए 0.414 से लेकर 0.732 तक तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, और अगर आ जाए 0.732 से लेकर 1 तक तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8, और अरेंजमेंट होगी हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप। बोलो क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब इनके एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसके एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं B2O3 लिख सकते हैं। यहां पर टेट्राहेड्रल हमारे पास किसकी होती है, टेट्राहेड्रल, याद हो। CuCl ले सकते हो, CuCl। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल का कोई एक एग्जांपल आपको याद हो, ऑक्टाहेड्रल का NaCl ले सकते हो, ठीक है। और BCC में 8 हो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हम यहां पर ले सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl भी ले सकते हैं, CaCl, या इसकी जगह आप सिंपल रख लो कोई भी एक TiCl रख लो, TiCl, टाइटेनियम क्लोराइड। क्लियर है। ये हमारे पास एक रेशियो रूल था, ये टेबल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें आगे क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको किस किस तरीके से ये लगानी है आपको। तो चलिए रफ कर देता हूं, इसको मैं नोट कर लिया होगा आपने। अब क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं यहां तक रफ कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो लगाना है उसके अनुसार हम देखेंगे किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और मैं यहां एक लाइन लगा रहा हूं ताकि क्वेश्चन हम इस साइड लिख सके। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है। उसने क्वेश्चन क्या दिया हमें, उसने कहा 2 आयन है हमारे पास, 2 आयन, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। हमारे पास 2 आयन है, एक A पॉजिटिव है और एक B नेगेटिव है। हैव रेडियाई, जो उसकी रेडियाई है दोनों की, एक की है 88 पिकोमीटर एंड दूसरे की हमारे पास जो है वो है 200 पिकोमीटर, ठीक है। 2 रेडियस दे दी हमें, ठीक है बेटा। अब ये कह रहा है ये जो है वो क्लोज पैकिंग क्रिस्टल में अरेंज्ड है हमारे पास, ठीक है। तो उसने कहा बताओ जो A है, क्या है, A है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यानी कि प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A पॉजिटिव। हमें कोऑर्डिनेशन नंबर दे, चलो निकालते हैं इसको। तो रेडियस रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R पॉजिटिव बाय में R नेगेटिव। तो R पॉजिटिव क्या है हमारे पास 88 पिकोमीटर, R पॉजिटिव क्या है हमारे पास 88 पिकोमीटर, और R नेगेटिव क्या है हमारे पास 200 पिकोमीटर। जब इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.44 क्या आ जाएगा हमारे पास 0.44। अब ये 0.44 आ गया हमारे पास। अब इसी रेशो को लेकर हमें इस टेबल के अंदर देखना है, क्या 0.44 इस रेशो के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या इसके अंदर आ रहा है, हाँ इसके अंदर आ रहा है। 3 नंबर के अंदर आ रहा है, नहीं। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, तो हमने क्या पता किया, जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आया हमारे पास इस टेबल के अनुसार जो हमने निकाला, ये रेशियो आई हमारे पास। इस रेशियो को इस टेबल के अंदर चेक करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया हमारे पास, 6 आया। कितना आया, 6 आया। क्यों आया, क्योंकि ये जो रेशियो है वो कहां से कहां तक लाई कर रही है, 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में लाई कर रही है हमारे पास। बोलो क्लियर है। अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की जो अरेंजमेंट थी वो कैसी थी, ऑक्टाहेड्रल, यानी कि किसका है, ऑक्टाहेड्रल शेप का है। बोलो क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इसमें हो जाएंगे। ये रफ कर दूं, बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब जो हेडिंग डाल लीजिए आप, रिलेशनशिप बिटवीन। अब रिलेशनशिप देखेंगे हम लोग रेडियस के बीच में, डिस्टेंस के बीच में। जो हमने अलग अलग प्रकार की क्यूब वगैरह पढ़े हैं उनमें रेडियस वगैरह आया किस तरीके से देखेंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन, हेडिंग डाल लीजिए रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस, डिस्टेंस
किस किस के बीच में हम देखेंगे, रेडियस के बीच में देखेंगे, डिस्टेंस के बीच में देखेंगे, और रेडियस को हम r से, डिस्टेंस को d से, और एड्स ऑफ क्यूब या यानी कि a से, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, एड्स ऑफ क्यूब। ठीक है, इस तरीके से इनमें से डिफरेंशिएट करके हम लोग निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल की बात करते हैं। ठीक है, सिंपल की बात करते हैं। तो सिंपल की बात करने से पहले हमें एक चीज दिमाग में रखनी होगी, तो पहले वो लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, यानी कि डी जो है वो हमें किस तरीके से निकालना होगा। डी मान लो कोई भी एक क्यूब बना देता हूं, मैं इस साइड में बना देता हूं, यानी कि ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी उसको हम मान लेते हैं ए बी जो है वो इक्वल है ए के, यानी क्यूब है, क्यूब की सारी साइड इक्वल लेके चलते हैं, क्यूबिकल पढ़ना है ना हमें सारा का सारा, तो हमने ए मान लिया। बोलो क्लियर है, क्लियर है। यहां से अगर ये ए है तो रेडियस ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगी, यहां पर रेडियस ऑफ एलिमेंट क्या निकल गया, ये हमारे पास यहां पर रेडियस क्या होती है आर, वो क्या आ जाएगी d/2। अब ये d/2 पूछोगे अब कैसे आया, तो देखिए ये क्यूब था, एक मिनट में आपको सिंपल स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। ये स्ट्रक्चर याद आया, ये हमने एक ए बी सी डी जो था हमारे पास, ए बी सी डी, और ये क्यूब की साइड क्या होती है ए, ये भी क्या होती है ए, ये भी क्या होती है ए, ये भी क्या होती है ए। तो देखिए ये आर और ये भी आर, यानी कि ए बी इज इक्वल टू 2r। अगर इसको a को हम d के बराबर मान रहे हैं, a b को अगर हम a मान रहे हैं और इस a को हम d के बराबर मान रहे हैं, तो r जो होगी वो इस d की हाफ हो जाएगी, स्मॉल r है ना, ये r जो थी वो d/2 हो गई। बोलो क्लियर है, अभी क्लियर है। यही कंसेप्ट हमें फॉलो करके चलना है सारे में। रफ कर दो इसको, अब अच्छे समझ में आएगा कि d/2 कैसे लिखा हमने क्या किया, जो डिस्टेंस थी उसका हाफ ले लिया, d/2। रेडियस जो है वो क्या है, ए बी का हाफ है। क्लियर है, क्योंकि ये स्फीयर टच कर रहे हैं ना आपस में। क्लियर है, तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो अब बात करते हैं सिंपल की। तो सिंपल क्यूब में तो यही रहेगा हमारा, क्योंकि सिंपल क्यूब में तो कोई फंडा होता ही नहीं हमारे पास। तो सिंपल क्यूब से हमारे पास ये आया। तो उसके बाद दूसरा था फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में अगर याद हो आपको, तो हम क्या मान के चलते थे, फेस सेंटर्ड में बना के दिखा देता हूं, कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं आ रहा होगा कंसेप्ट अभी। तो फेस सेंटर्ड में यहां पर एक स्फीयर और होता था हमारे पास, याद हो तो आपको, ए बी सी, यानी कि यहां पर जो ए बी था वो हमारे पास क्या निकल के आता था, √2a निकल के आता था, अगर आपको याद हो तो, है ना, √2 निकल के आता था हमारे पास। बोलो क्लियर है। तो ए बी क्या आ गया है हमारे पास, यहाँ हमने निकाल रखा था पहले फेस डायगोनल में, √2a आ गया है ना। तो हम क्या कहते हैं इसको, अगर ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके से ये तीन जो है वो हमारे पास मिले हुए हैं, यानी कि ये ए है और ये क्या है बी है। तो अब यहां से हम मान लें ए बी को अगर मैं डी मान रहा हूं, तो डिस्टेंस बिटवीन नाइबरिंग एटम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका, है ना। डी क्या है, वो ए बी के इक्वल है, मैं मान लेता हूं एक बार, जो डी ए बी है वो ए बी के इक्वल है। तो यानी कि मैं यहां से कहूं तो डी क्या हो जाएगा, सॉरी ए बी के इक्वल नहीं, ए बी है और डी हमें निकालना है। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द नाइबरिंग एटम, नाइबरिंग जो नजदीक के एटम है उनके बीच में। तो यानी कि मैं कह सकता हूं हाफ ऑफ ए बी है। बोलो क्लियर है, क्योंकि नाइबरिंग एटम के बीच में डिस्टेंस देखना है ना हमें। तो d इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो हाफ ए बी क्या है हमारे पास, √2 है। तो हमारे पास यहां से d क्या आ गया, √2a बाय में 2, √2a बाय में 2 आ गया हमारे पास। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, √2a बाय 2 में ऊपर और नीचे √2 और √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास आया a बाय √2। ठीक है, अब d क्या होता है, सॉरी r क्या होता है, d तो हमारे पास आ गया। अब r क्या होता था हमारे पास, d/2। तो चलिए निकालते हैं, r इज इक्वल टू d क्या है हमारे पास, a बाय √2 और ये क्या हो जाएगा 2√2।
2। तो हमारे पास FCC यहाँ से R हमारे पास ये आ गया और D हमारे पास क्या आया a/√2 और R क्या आ गया a/2√2। बोलो क्लियर? इतना फटाफट नोट कर लीजिए इसको, बहुत आसान है। रफ कर दूं इसको। तो चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग BCC में किस तरीके से निकालेंगे। रफ कर दे रहा हूं इसको। तो BCC में हम क्या करेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो BCC में सेम एज इट इज हमारे पास एक क्यूब होगी और इस क्यूब में हम क्या करेंगे, बॉडी डायगोनल बनाएंगे। ठीक है, बॉडी डायगोनल का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी के सेंटर में एक स्फीयर रखा है हमने कुछ इस तरीके से, और ये A, ये मान लेता हूँ मैं B, और इसको मान लेता हूँ मैं D, और इसको मान लेता हूँ C। ठीक है, तो हमारे पास जो AD है अब वो कुछ इस तरीके से है, यानी कि ये 3 स्फीयर है हमारे पास AD। ठीक है, और हमने A और D, AD हमने पहले ही सोल्व कर रखा था, अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्या आया था, √3 है ना, आया था ना। तो अब क्या करना है, हमें रिलेशनशिप निकालना है D और उसके बीच में। तो नाइबरिंग D क्या होता है, नाइबरिंग डिस्टेंस होता है, यानी कि मैं D लिख सकता हूँ यहाँ पर हाफ ऑफ AD। तो यहाँ से D क्या आया, हाफ क्यों लिया, क्योंकि भैया ये स्फीयर हमने डिस्टेंस क्या होता था, जो नाइबर आइटम होते हैं जो टच कर रहे हैं आपस में उनकी डिस्टेंस होती है, नाइबर ये इस तरीके से। तो AD क्या आया, √3a। तो यहाँ से क्या आ गया, √3a/2। ये क्या आ गया हमारे पास, D आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं R क्या होता है, D/2। तो D हमें पता है √3a/2 इंटू 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास, √3a/4। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप होंगे। बोलो क्लियर है? ये BCC का था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। अब सारे मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको किस किस तरीके से थे। जो सिंपल था हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक और BCC, एक टेबल भी बनवा देता हूं आपको मैं, जो कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए सिंपल में जो A था वो इक्वल टू था हमारे किसके, AB के, है ना, AB जो हमने मानी थी उसके। तो यानी कि मैं सिंपल कह सकता हूँ A और D इसमें क्या थे, इक्वल थे। जो A था वही क्या था, D था इसमें। क्लियर है? अब चलिए इधर चलते हैं। तो इसमें D क्या आया था हमारे पास, इसमें क्या आया था, A/D क्या आया था इसमें, a/√2। क्या आया था, a/√2। और R क्या आया था, R क्या आया था इसमें, a/2√2। बोलो क्लियर? इसमें D क्या आया था हमारे पास, √3a/2, और R क्या आया था, √3a/4। यानी कि ये रिलेशनशिप थे हमारे पास, कुछ इस तरीके से आएंगे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एक टेबल बना के दे दिया, स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हैं इसका। बोलो क्लियर है? क्लियर? रफ कर दूं इसको, रफ कर दूं? तो ये टेबल आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू हो रहा है हमारा, डेंसिटी, या हम कहूँ इसको कैलकुलेशंस ऑफ डेंसिटी। इसका सिंबल होता है रो। ठीक है, डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी। डेंसिटी रो होती है। डेंसिटी वैसे हम क्या, जो फॉर्मूला है हमारा वो होता है Z, वैसे तो होता है मास बाय वॉल्यूम, वैसे हम सिंपल क्या लेके चलते हैं, मास बाय वॉल्यूम। जो हमें इसके अंदर सॉलिड स्टेट के अंदर यूज करना है वो फॉर्मूला होता है हमारा Z/m। ये फॉर्मूला भी बना के दिखाऊंगा आपको, AQ इंटू में N, अवोगाड्रो नंबर। ये क्या है हमारे पास, अवोगाड्रो नंबर। तो डेंसिटी क्या होती है, मास होता है। और वैसे जनरल बात करें तो डेंसिटी हमारे पास होती है मास ऑफ यूनिट सेल, जो इसके अंदर लेके चलेंगे हम, बाय में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, इस तरीके से हम लेके चलेंगे इसमें। बोलो क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए या ये निकालने के लिए फॉर्मूला हम सपोज करके चलते हैं कि हमने एक क्यूबिक क्रिस्टल लिया। ठीक है, या सिंपल कह दो क्रिस्टल लैटिस ले लिया हमने। ठीक है, उसके अंदर माना भाई नंबर ऑफ एटम जो हैं
वो हैं Z, ठीक है, और उनका जो एटॉमिक मास है वो है M, कैपिटल है। ये हमने सपोज करके चल लिए हम लोग, ये हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अब मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है तो हमें इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब फटाफट से क्या करेंगे, हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है मास ऑफ यूनिट सेल हमें चाहिए, इस फॉर्मूले के अंदर देखिए हमें क्या चाहिए, मास ऑफ यूनिट सेल चाहिए और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल चाहिए। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कौन सी है, यूनिट सेल किसकी है, क्यूब की है, तो इसकी तो सीधी सी बात वॉल्यूम हो जाएगी ए क्यूब। क्लियर है, यहां तक तो हमारा क्लियर है। तो चलिए अब निकालते हैं मास ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल वो इक्वल होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, एटम प्रेजेंट मल्टीप्लाई में नंबर, जितने नंबर ऑफ एटम है हमारे पास, मास ऑफ यूनिट सेल निकालना हमें, तो नंबर ऑफ एटम जितने प्रेजेंट है वो, और साथ में उनका मास ऑफ एटम्स, यानी कि उसका मास में निकालना है हमें। और मास ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास बाय में अवोगैड्रो नंबर। क्या होता है, एटॉमिक मास बाय में अवोगैड्रो नंबर, यानी कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, मास ऑफ एटम, यानी कि जो प्रत्येक एटम है, ईच एटम, उनका हो जाएगा। तो मास ऑफ ईच एटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास बाय में अवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितने थे, ये रहे हमारे पास, हमने निकालना था यहां से। नंबर ऑफ एटम क्या थे, Z, और एटॉमिक मास क्या था, M। तो चलिए फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करते हैं, Z इंटू में स्मॉल m। ये मास ऑफ ईच एटम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां से स्मॉल m क्या आया, एटॉमिक मास बाय में अवोगैड्रो नंबर। तो चलिए अब ये फॉर्मूला जो है वो इसके अंदर पुट करते हैं हम लोग, यानी कि हमारा यहां से ये आ गया, तो यहां से ये फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, Z इंटू में ये वाला यहां से आगे, Z इंटू में M क्या था, M की जगह हमने ये रिप्लेस कर दिया, तो M बाय में N। क्लियर है। तो चलिए अब इसको फॉर्मूला को पुट करते हैं इसके अंदर। तो यहां से डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, Z इंटू में M बाय में A क्यूब इंटू में N नोट। बोलो क्लियर है। Z क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम, FCC है तो 4 ले लेंगे, BCC है तो 2 ले लेंगे, सिंपल है तो 1 ले लेंगे। M क्या है, एटॉमिक मास। A क्या है, साइड ऑफ क्यूब। N नोट क्या है, अवोगैड्रो नंबर। क्या है, अवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल पर लीटर। क्लियर है। ये हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हो गया आएगा डेंसिटी का। अब ये ध्यान रखना, जो साइड ऑफ क्यूब होती है वो अलग अलग लेंगे हम लोग। पिकोमीटर है तो उसमें के अनुसार कन्वर्जन फैक्टर लगा देंगे, या नैनोमीटर है तो 10⁻⁹ 10, इस तरीके से कन्वर्जन फैक्टर लगाते रहेंगे और ये चेंज होती रहेंगी। बोलो क्लियर। डेंसिटी बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, एक एक चीजें समझ में आई होगी अच्छे से। तो चलिए अब आगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं हम लोग। रफ कर दो इसको। फॉर्मूला लिखने दे दो मैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। देखिए उसने कहा, एक क्वेश्चन दिया, सोडियम हैज BCC क्लोज पैकिंग, यानी BCC टाइप सोडियम जो है हमारे पास वो BCC स्ट्रक्चर बना रहा है। क्या बना रहा है, BCC स्ट्रक्चर बना रहा है। कौन बना रहा है, सोडियम बना रहा है। ठीक है, विद द नियरेस्ट एटम डिस्टेंस, उसने नियरेस्ट एटम से डिस्टेंस दे दिया 365.9 पिकोमीटर, 365.9
पिकोमीटर। उसने ये हमें क्या दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, यानी कि डी दे दिया हमें। क्या दे दिया, डी दे दिया हमें। उसने कहा कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी डेंसिटी करनी है। और साथ में उसने ब्रैकेट में क्या दिया, एटॉमिक मास दिया। जनरली क्वेश्चन में एटॉमिक मास जो है वो तुम्हें गिवन मिलेगा, अगर नहीं मिले तो आप याद कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बट गिवन होता तो हमेशा वही लगाना जो आपको याद है, वो नहीं लगाना, फिर गिवन है वही लगाओगे। तो बीसीसी यूनिट है, तो बीसीसी यूनिट ध्यान रखनी है। पहली बात तो बीसीसी यूनिट के लिए डी क्या होती है, डी इज इक्वल टू वट, तो डी होती है बीसीसी के लिए √3a/2, क्योंकि डेंसिटी के फॉर्मूले में हमें ए चाहिए ना, डेंसिटी हमें निकालनी है, ए चाहिए। यहां हमें क्या दे रखी है, डी दे रखी है, तो यहां से ए क्या निकल गया, ये हमारे पास 2/√3 इंटू में डी, यही है, क्लियर। तो चलिए निकालते हैं यहां से। तो निकाला हमने 2 इंटू में 365.9 बाय में 2 इंटू में √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। ठीक है, ये आ गया। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 422, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, 422.5 पिकोमीटर, ये हमारे पास क्या आ गई, ए आ गई है हमारे पास यहाँ। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, हम लोग एक एक करके फॉर्मूले में पुट करते हैं। इतना नोट कर लिया, समझ में आया होगा अच्छे से। बीसीसी के लिए डी अभी रिलेशनशिप की थी हमने थोड़ी देर पहले, तो चलिए मैं कर देता हूं। तो हमारे पास ए क्या आया यहां से निकलकर 422.5 पिकोमीटर। तो चलिए डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, जेड बीसीसी है, बीसीसी के लिए जेड कितना होता है, 2 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। 2 पता होगा किस तरीके से हुआ, नंबर ऑफ एटम, वो कंट्रीब्यूशन जो निकालते थे हम लोग उसी तरीके से। तो चलो करते हैं, 2 इंटू में एम कितना दे रखा है हमें, एटॉमिक मास कितना दे रखा है 23, तो हमने लगाया 23 बाय में ए क्यूब, ए क्या आया हमारे पास 422.5 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, इंटू में अब क्या दोनों नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स पर लीटर। ये इस तरीके से हुआ, बोलो क्लियर है, क्लियर है। जब अब क्या करनी है, डेंसिटी फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको काटोगे, जब सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इस तरीके से सोल्व हो गया आएगा हमारे पास, बोलो क्लियर, क्लियर है। ये इस तरीके से सोल्व करके आप लोग निकाल दोगे, हो जाएगा। ये ग्राम में पसंद मत होना, ये जो एटॉमिक मास है ग्राम पर मोल है, ठीक है। ये इस तरीके से कर लोगे, इसको हो जाएगा। रफ कर दूं, रफ कर दूं क्या, ठीक है, नोट कर लिया होगा। ये ग्राम पर मोल ये दिया, माइनस लगा दिया ना मैंने, ओके। रफ कर दूं इसको, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम लोग। इस तरीके के बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही आसान कंसेप्ट है हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो लगभग एंडिंग की तरफ है हमारा, ठीक है। तो आगे है इम्परफेक्शन इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड के अंदर इम्परफेक्शंस क्या आती हैं वो हम पढ़ेंगे, यानी कि डिफेक्ट कह सकते हो इसको, सिंपल आप लोग डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड भी कह सकते हो। इम्परफेक्शन या हम इसको सिंपली कह सकते हैं डिफेक्ट, ठीक है। दोनों में से कौन सा बोल दो सही है। तो अब डिफेक्ट एक्चुअली होती क्या है, तो इसको किस तरीके से आप डिफाइन करोगे, तो हम क्या कहेंगे, एनी डिपर्चर, यानी कि एनी डिपर्चर, कोई भी कमी आ जाना, कोई भी कमी आ जाना, किसके अंदर कमी आएगी, एनी डिपर्चर इन परफेक्टली ordered constituent कोई भी परफेक्टली ऑर्डर्ड कंस्टिट्यूएंट एल पार्टिकल के अंदर,
किसके अंदर? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर इन क्रिस्टल, उसको क्या बोलते हैं? डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफेक्ट बोलते हैं। बोलो क्लियर इतनी बात। अब ये डिफेक्ट किस तरीके से देखेंगे हम लोग, कितने टाइप का होता है, किस किस तरीके से हम पढ़ेंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए। अब ये कहेगा भी जब इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, वो पॉइंट लिखवा देता हूं आपको पहले मैं। जैसे पॉइंट डिफेक्ट आता है, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या कहता है? व्हेन एनी irregularities are present around any point, जब कोई भी इरेगुलरिटीज आ जाए किसी भी पॉइंट के आसपास, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। बोलो क्लियर है। और ये तो हो गया मतलब किसी एक पॉइंट के आसपास आ जाए। इफ irregularity or defect are present in line arrangement, यानी किसी एक लाइन में रेगुलर अरेंजमेंट में, आइडियल अरेंजमेंट में अगर डिफेक्ट आ जाए तो उसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट। ये छोटी छोटी टर्म थी, इनको नोट कर लीजिए आप फटाफट। कोई भी इरेगुलरिटी अगर किसी पॉइंट के चारों तरफ आ रही है तो उसको पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। इरेगुलरिटी कहाँ होगी? किसी भी आइडियल अरेंजमेंट में, ठीक है। तो और अगर मान लो किसी एक पूरी लाइन अरेंजमेंट, मान लो कोई अरेंजमेंट है हमारे पास, मान लेता हूं ये एक है, इसके अंदर ये अरेंजमेंट है, अगर इस पूरी लाइन के अंदर डिफेक्ट आ जाए कोई ना कोई, तो इसको क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। हो गया? तो चलिए अब चलते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। हमें आगे जो पढ़ना है वो पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। पहला है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए पहले स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या कहता है? लिखिए, इम्परफेक्शन इन ए क्रिस्टल such that the cation or anion are same। कैटायन और एनायन जो है वो क्या रहे? सेम रहे। जो कैटायन, द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन आर रिमेन सेम एज मोलिक्यूलर फॉर्मूला। जो उसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उसके जैसी रहे। किसकी रेशियो? कैटायन और एनायन की रिप्रेजेंटेशन। बोलो क्लियर है। अब ये स्टोकियोमेट्रिक ऑफ सॉलिड जो होता है, यानी कि स्टोकियोमेट्री ऑफ सॉलिड डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं कहूं स्टोकियोमेट्री ऑफ सॉलिड डू नॉट इफेक्ट, यानी कि स्टोकियोमेट्री जो है वो इफेक्ट हमारी नहीं होनी चाहिए। बोलो क्लियर है। अब फटाफट नोट कर लीजिए इसको। आगे इसके फर्दर टाइप्स होते हैं हमारे पास जो 4 तरीके के होते हैं। तो लिखिए आगे, टाइप्स ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। टाइप्स ऑफ, इसको मैं रफ कर रहा हूं एक बार।
तो देखिए टाइप्स ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप्स देखते हैं। 4 तरीके का होता है ये। पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा है शॉर्टकी डिफेक्ट और फोर्थ है फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, कितने तरीके के होते हैं हमारे पास? ये 4 तरीके के होते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ये दो जो होते हैं हमारे पास वो नॉन आयनिक डिफेक्ट होते हैं हमारे पास, और ये जो होते हैं वो आयनिक डिफेक्ट होते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे हम एक एक को पढ़ते हैं। हो गया? तो देखिए हेडिंग डाल लीजिए वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या कहता है हमें? लिखिए when in crystal lattice sites are वैकेंट, यानी कि हमारे पास साइट्स क्या हो? वैकेंट हो, तो अराइज कौन सा होगा? वैकेंसी डिफेक्ट अराइज होगा। ये साइट्स जो है वो वैकेंट क्यों होंगी? साइट्स आर वैकेंट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग, यानी ये क्या करेगा? सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, इसी वजह से जो साइट है वो वैकेंट हो जाएगी। जैसे अब मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, किस तरीके समझेंगे आप इसको। मान लीजिए ये भी हमारे पास कोई क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है। मैं कर देता हूं इसको, ठीक है। देखिए अब यहां पर ये क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास, कोई भी क्रिस्टल लैटिस है हमारे पास, इसके अंदर कुछ साइट्स जो है वैकेंट है, यानी ये देखिए एक ये रही और एक ये रही, ये वैकेंट साइट्स है हमारे पास। क्या है? वैकेंट साइट्स। अगर ये वैकेंट साइट हो हमारे पास किसी भी अरेंजमेंट के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट बोले। अब ये साइट खाली क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेती है हीट को, किस में से? सराउंडिंग में से। बोलो क्लियर है? फटाफट नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद चलते हैं। तो अब अच्छा इसमें पूछेगा वो डेंसिटी का क्या फर्क पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है वो। क्या क्या पूछ सकता है वो? डेंसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी क्या होगी। तो डेंसिटी देखिए, साइड्स वैकेंट हो रही है, यानी कि मास डिक्रीज हो रहा है इसका, तो डेंसिटी भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, ड्यू टू मास डिक्रीज हो रहा है इसका। वॉल्यूम सेम है बट मास क्या हो रहा है? डिक्रीज हो, क्योंकि यहां से गायब हो रही है ना, चीजें खाली हो रही है, तो इनका मास क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो डेंसिटी भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो ये इस तरीके से डिक्रीज करेगा। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद चलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। हो गया? बहुत आसान है, देखिए आगे। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या कहता है? व्हेन एन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर present in interstitial site. अब when an extra constituent particle जो है वो प्रेजेंट हो, जैसे मैं एक अरेंजमेंट बनाता हूं, ये मैंने कोई भी अरेंजमेंट बनाया इस तरीके से,
ये इंटरस्टिशियल साइट भी बताऊंगा आपको कौन सी होती है। ये कोई भी एक अरेंजमेंट बनाया मैंने, अब ये जो खाली जगह दिख रही है बीच में इनमें, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलते हैं इनको? इंटरस्टिशियल साइट। अब क्या होगा, कोई भी एक फोर एलिमेंट होगा यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, वो इसकी इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा आएगा। इनमें से नहीं भी यहां से उठ के यहां आ गया, नहीं, इनमें से नहीं, कोई एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आएगा, कोई भी आइटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, वो इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाए। इसकी वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद चलते हैं आगे। अच्छा, अब ये इंटरस्टिशियल साइट में आ गया तो इसमें डेंसिटी क्या होगी? एक्स्ट्रा है ना आइटम, तो एक्स्ट्रा है तो मास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मास इंक्रीज करेगा, डेंसिटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। बोलो करिए। छोटे छोटे पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर लिए? कर लिए? ये दोनों कैसे थे? वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कैसे हैं? नॉन आयनिक डिफेक्ट है। फटाफट नोट हो गया, ये क्लियर है। आगे है शॉटकी डिफेक्ट। कौन सा है? शॉटकी डिफेक्ट। ये कैसा डिफेक्ट है? आयनिक डिफेक्ट है। ये कैसा है? आयनिक डिफेक्ट है। ये है तो मतलब वैकेंसी डिफेक्ट जैसा, बस इसको थोड़ा सा अलग होगा इसमें। व्हेन इन क्रिस्टल लैटिस equal number of cation or anion are missing from site is called as शॉटकी डिफेक्ट। ये कह रहा है जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग हो किसी भी डिफेक्ट, किसी भी अरेंजमेंट के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? शॉटकी। शॉटकी डिफेक्ट अभी मैंने तो आपको बताया भी था भी, ये क्या होगा? आयनिक डिफेक्ट होगा, यानी कि इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके की होगी हमारे पास। मैं सिंपल बना देता हूं इसको। ये मान लो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कोई भी आइटम हो सकता है आपके पास, ठीक है? जरूरी नहीं है ये ए बी रहेगा, एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। ये इस तरीके से। अब हमें क्या करना है? इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन गायब हो जाए, यानी कि एक कैटायन गायब कर दिया मैंने और एक क्या कर दिया? एनायन गायब कर दिया। यानी कि ये देखो, यहां दोनों जगह से इक्वल, एक कैटायन गायब है तो एक एनायन गायब है। इस तरीके का अगर डिफेक्ट क्रिएट होता है आयंस के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? शॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। बोलो क्लियर है? क्लियर है? फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो लिखवाता हूं आपको। हो गया? तो देखिए, अब की पॉइंट्स है इसके, वो की पॉइंट्स लिख लीजिए आप। लिखिए, पहला, कब होगा ये? जब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा किसी भी आइटम का, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का लगा लो, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जब हाई होगा तब ये डिफेक्ट अराइज होगा हमारे पास। बोलो क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहा है ये? कब होगा ये? स्मॉल डिफरेंस हो किसके अंदर? स्मॉल डिफरेंस किसके अंदर होगा हमारा? किसी भी साइज के अंदर। साइज किसका है? कैटायन और एनायन का। बिटवीन कैटायन एंड एनायन जब हमारे पास डिफरेंस जो है वो स्मॉल हो, तो इस तरीके का अरेंजमेंट डिफेक्ट हमें दिखाई देता है। बोलो क्लियर है? रफ कर दो। अच्छा, डेंसिटी पूछ ले, वो डेंसिटी का क्या रहेगा? डेंसिटी क्या करेगी? अब कैटायन और एनायन क्या कर रहे हैं? मिस कर रहे हैं ना, तो डेंसिटी भी क्या करेगी? डेंसिटी विल डिक्रीज। डेंसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि कैटायन और एनायन मिस हो रहे हैं, दो आयंस जा रहे हैं, तो यानी कि मास के ऊपर उसके फर्क पड़ेगा। तो मास के ऊपर फर्क पड़ेगा तो डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। मास के डायरेक्टली होती है तो मास घटेगा तो डेंसिटी भी क्या करेगी? घटेगी। फटाफट कर लिया नोट। उसके बाद है फ्रैंकल डिफेक्ट। हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट।
फ्रैंकल डिफेक्ट कुछ कुछ हमारे पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जैसा होता है। कैसा होता है? बस इसमें क्या होगा, एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम साइट एंड आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। यानी कि क्या होगा, जैसे मैं एक अरेंजमेंट बनाता हूं आपके सामने, जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब क्या हो, इनमें से कोई भी एक आयन जो है हमारे पास वो मिस होकर के, जैसे मान लो ये है क्या पॉजिटिव वाला है, वो यहां पर आ गया, यहां से मिस हुआ और कहां गया, इंटरस्टिशियल साइट पर आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट बोलेंगे। तो इसके अंदर लिख सकते हो, कैटायंस आर जनरली स्मॉलर इन साइज। तभी तो आएगा ना, स्मॉलर होगा तभी तो इंटरस्टिशियल साइट के अंदर फिट बैठेगा वो। बोलो क्लियर है? क्लियर है। और क्या लिख सकते हैं इसके, उसमें हाई था, इसमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा जिन एटम का, उनके अंदर होगा ये, ठीक है। दूसरा, लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन और एनायन। बोलो क्लियर है? फटाफट नोट कर लीजिए इसको, ये स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारा कंप्लीट होता है। हो गया? अच्छा, डेंसिटी इसमें क्या होगी, इसमें तो गायब होगी, वो इंटरस्टिशियल साइट पे आ रहा है, तो डेंसिटी क्या रहेगी, अनचेंज्ड। डेंसिटी कैसी रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। हो गया? रफ कर दो इसको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और हमारा जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, वो करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।